डेटा माइनिंग हम जब भी पढ़ते हैं तो उसमें बिना डेटा वेयर हाउस के कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा वेयर हाउस की। डेटा वेयर हाउस का सिंपल सा मतलब होता है एक बड़ा स्टोरेज, एक डिजिटल लाइब्रेरी, एक ऐसी रिपोजिटरी जहां पर हम किसी भी बिजनेस का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्टोरिकल डेटा स्टोर कर सके, इज नोन एज डेटा वेयर हाउस। वीडियो नंबर 1 में हमने डेटा वेयर हाउस, डेटा माइनिंग, डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस ये कहाँ पर लाई करता है ये हमने पढ़ा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वह पहले वो वीडियो देखकर यहाँ पर आए आप। तो डेटा वेयर हाउस क्या चीज़ है? एक सेंट्रल रिपोजिटरी है। यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिख कर रखी है डेटा वेयर हाउस की। अगर ये डेफिनेशन अगर हम एग्जाम में लिखते हैं तो हमें डेटा वेयर हाउस पर फुल मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम में इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे कि व्हाट डू मीन बाय डेटा वेयर हाउस, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, या व्हाट डू मीन बाय डेटा वेयर हाउस, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर हमको पूरा इसको समझना है, पॉइंट वाइज नोट करना है, और उसके बाद अगर आपको नोट्स की ज़रूरत पड़े तो आप कॉन्टेक्ट में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टेक्ट पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन अपने आप में खुद ही बताएगी कि डेटा वेयर हाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो डेफिनेशन के मुताबिक डेटा वेयर हाउस इज अ सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट एंड नॉन वोलेटाइल कलेक्शन ऑफ डेटा इन सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो डेटा वेयर हाउस क्या चीज़ है? डेटा वेयर हाउस एक प्रकार का डेटाबेस है, सेंट्रल रिपोजिटरी है। ये सेंट्रल रिपोजिटरी है जहाँ पर हम कई सारा डेटा, हिस्टोरिकल डेटा स्टोर करेंगे। सर ये हिस्टोरिकल डेटा स्टोर करने से क्या मतलब होगा? तो डेटा वेयर हाउस जो होगा, जैसे किसी कंपनी की मैं बात करूं, कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें जो डे टू डे जो काम चलेगा, डे टू डे जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म होंगे, वो डेटा को अगर मुझे स्टोर करना है तो हम लोकल डेटाबेस पर स्टोर करेंगे। लेकिन लोकल डेटाबेस पर अगर हम सारा डेटा स्टोर करते जाएंगे तो लोकल डेटाबेस पर हमारे पास जगह नहीं बचेगी और हम पिछले रिकॉर्ड जो भी हमारे पास स्टोर है हम उसको डिलीट करते चलेंगे। तो कोई भी कंपनी पिछले रिकॉर्ड्स को डिलीट नहीं करती है, वो फर्दर आगे प्रोसेसिंग के लिए अपने डेटा को एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में स्टोर कर देती है, और उसी सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस को हम डेटा वेयरहाउस कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला कि ये क्या चीज़ है? डेटा वेयरहाउस है। अब यहाँ पर क्या होगा? डेटा अलग अलग जगह से आकर स्टोर होगा। वो अलग अलग जगह क्या हो सकती है? वो अलग अलग जगह हो सकती है कि डेटा एक्सेल फाइल से आ रहा हो, एक्सेल फाइल से आ रहा हो, डेटा किसी एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करके आ रहा हो, डेटा किसी ट्रांजैक्शन जो भी परफॉर्म हो रहा है, डेली ट्रांजैक्शन, वहां से डेटा आ रहा हो। तो डेटा ओवरऑल कहीं जगह से आकर एक डेटा वेयरहाउस में स्टोर हो जाएगा। इस डेटा वेयरहाउस को हम 3-4 पॉइंट के बेसिस पर हम समझेंगे। उसके बाद हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। नंबर 1 पहला पॉइंट होगा यहाँ पर सेंट्रलाइज रिपोजिटरी। तो वो बात अभी अपन को समझ में आ गई कि कोई भी कंपनी अपने डेटा को सेंट्रलाइज स्टोर करके रखती है आगे फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है? डिसीजन मेकिंग। तो ये जो एक्चुअल में जो डेटा वेयर हाउस होता है वो एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी कहलाता है, ताकि कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने हिस्टोरिकल डेटा को डेटा वेयर हाउस से निकाल कर एनालिसिस कर सके और आगे कोई हिडन पैटर्न फाइंड आउट कर सके डेटा माइनिंग के थ्रू, और कोई ट्रेंड फाइंड आउट कर सके कि आगे मुझे अपनी कंपनी को अगर और ग्रो करना है, उसको और आगे ले जाना है, तो मुझे किस किस चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, वो पूरा फर्दर एनालिसिस करने के लिए डेटा वेयरहाउस में कंपनी अपने पुराने हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर करती है। नंबर 2 इंटीग्रेटेड डेटा। डेटा वेयरहाउस में जो डेटा होता है वो इंटीग्रेटेड का होता है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि अलग 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 जगह से कोई डेटा आया है और इन डेटा को आपस में मुझे जोड़ना है, जोड़कर मुझे एक इंटीग्रेटेड डेटा बनाना है, ताकि मैं उस पर आगे फ्यूचर में फर्दर कोई भी एनालिसिस कर सकूं। तो उसे हम कहेंगे इंटीग्रेटेड डेटा। सर समझ में नहीं आया? अरे भैया, अगर एक्सेल शीट से कोई डेटा आया तो उसमें लिखा हुआ मेल और फीमेल लिखा हुआ है, क्लियर एकदम, जेंडर के बारे में बात कर रहा हूं मैं, मेल फीमेल लिखा हुआ। कुछ एसक्यूएल क्वेरी से एग्जीक्यूशन से किसी लोकल डेटाबेस से डेटा उठकर आया एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू, तो वहाँ पर लिखा हुआ है मेल फीमेल। किसी और कहीं से कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई बिल जनरेट हो रहा है, किसी ग्रोसरी स्टोर पर कोई बिल जनरेट हो रहा है, वहाँ पर लिखा हुआ आया ही और शी। ठीक है ना? अब इन तीनों रिकॉर्ड को, तीनों तरह के रिकॉर्ड को मुझे डेटाबेस में स्टोर करना है, डेटा वेयरहाउस में स्टोर करना है। तो डेटा वेयरहाउस में स्टोर करने के लिए हम तीनों ही डेटा को, डेटा तो क्या हो रहा है, अलग अलग जगह से आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, हम यहाँ पर इसको सही से ऑर्गेनाइज्ड वे में कलेक्ट करेंगे। ऑर्गेनाइज्ड वे में कलेक्ट करना है ताकि हम फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम इस तीनों तरह के डेटा को एक
स्टैंडर्ड डेटा में कन्वर्ट कर देंगे और बोल देंगे कि ये सारा डेटा क्या है, मेल और फीमेल है। मतलब मेल और फीमेल की कैटेगरी हम इसको डिवाइड कर देंगे, इसको भी खत्म कर देंगे, इसको भी कन्वर्ट कर देंगे, इसको भी कन्वर्ट कर देंगे। इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। इज नोन एज क्या चीज? ट्रांसफॉर्मेशन। और यही कहलाता है हमारा इंटीग्रेटेड डेटा, कि अलग अलग डेटा, अलग अलग जगह से आए हुए डेटा को कंबाइन करो, ट्रांसफॉर्म करो और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट कर दो। इज नोन एज इंटीग्रेटेड डेटा। तो डेटा वेयर हाउस में जो डेटा होता है वो इंटीग्रेटेड डेटा होता है। अगला हिस्टोरिकल स्टोरेज। हिस्टोरिकल स्टोरेज मतलब ये एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसी डिजिटल लाइब्रेरी होती है जहां पर 10, 20, 30, 40 साल का डेटा स्टोर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज की बात करूं तो अगर पिछले 3-4 साल के और जो करंट रिकॉर्ड है वो कहलाएगा हमारा ऑपरेशनल डेटा, और पिछले 10, 20, 30, 40, 50 साल का जो डेटा है ना, 5 साल को छोड़कर उसके पहले का, मतलब 2020 से पहले का डेटा जो अगर स्टोर है तो वो हिस्टोरिकल डेटा कहलाएगा। तो कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज अपने पुराने डेटा को कभी भी रिमूव या डिलीट नहीं करता है। वो एक बड़े डेटाबेस, जिसको हम डेटा वेयरहाउस बोलेंगे, वहां पर जाकर उसको ऑर्गेनाइज वे में स्टोर कर देता है। अगला होगा सब्जेक्ट ओरिएंटेड। सब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होगा कि ये किसी प्रोसेस से रिलेटेड नहीं होगा, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो यहां पर जो डेटा स्टोर होगा वो सेल्स से रिलेटेड स्टोर होगा, वो परचेस से रिलेटेड स्टोर होगा, वो प्रॉफिट से रिलेटेड स्टोर होगा, ठीक है ना, प्रॉफिट से रिलेटेड स्टोर होगा। अगला वो लॉस से रिलेटेड स्टोर होगा, कितने एम्प्लॉय थे, कितने एम्प्लॉय नहीं है, कितने स्टूडेंट पास हुए, कितने स्टूडेंट फेल हुए, वह सारा रिकॉर्ड स्टोर होगा कहाँ पर डेटा वेयर हाउस में। और इसी चीज़ों का एनालिसिस करने के लिए हम डेटा वेयर हाउस का यूज़ करते हैं। तो डेटा वेयर हाउस जो होता है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होता है। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स पर हमने बात करी कि डेटा वेयर हाउस का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पर डेटा स्टोर हुआ, अब इस डेटा जो स्टोर हुआ डेटा वेयर हाउस में, अब इसको हम फर्दर एनालिसिस करेंगे और इससे हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे, है ना, ट्रेंड फाइंड आउट करेंगे, और ट्रेंड फाइंड आउट करने के बाद या फिर हम हिडन पैटर्न फाइंड आउट करेंगे इस डेटा वेयर हाउस से। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस की, तो उसकी डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि डेटा वेयर हाउस जो होता है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। सब्जेक्ट ओरिएंटेड का मीनिंग अभी मैंने आपको यहाँ पर समझाया। तो सर आपने बताया कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड तो डेटा वेयर हाउस को, तो ये डेटा वेयर हाउस की डेफिनेशन में हुआ। सब्जेक्ट ओरिएंटेड को आपको डेटा वेयर हाउस में आपने समझाया, तो समझाया मैंने उसमें, लेकिन ये एक प्रकार से अपने आप में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड ये फोकस करेगा, अभी बताया मैंने, सेल्स पर, परचेस पर, आगे फ्यूचर का ट्रेंड फाइंड आउट करने पर। इंटीग्रेटेड भी हमें समझ में आता है, ये इसका मेरा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर मैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, टाइम वेरिएंट, हाँ जी, इसको अच्छे से समझना अपन को, टाइम वेरिएंट। तो डेटा वेयर हाउस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसका मतलब होगा कि डेटा वेयर हाउस में जब डेटा स्टोर होगा तो हर डेटा से रिलेटेड एक टाइम स्टाम्प भी होगा। क्या होगा? एक टाइम स्टाम्प भी होगा। टाइम स्टाम्प का मतलब क्या चीज़? अब यहाँ पर भैया डेटा तो स्टोर है बहुत सारा, पिछले 50 साल का डेटा स्टोर है, तो मुझे 1995 का डेटा चाहिए भैया, 1995 का, तो 1995 का डेटा चाहिए। अगर मैं टाइम वेरिएंट ही नहीं बनाऊंगा उसे, तो डेटा वेयर हाउस में मैंने सब डेटा पटक दिया ला कर, कोई टाइम की बात ही नहीं करी हमने, ठीक है ना, कोई टाइम की बात नहीं करी हमने, तब उस केस में क्या होगा? वो टाइम वेरिएंट होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जब भी डेटा को स्टोर करूँगा तो उसके साथ में टाइम को चिपका दूंगा मैं। अब वो टाइम ईयर में होगा या मंथ में होगा, ठीक है ना, आवर्स में, मिनट्स में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो ऑपरेशनल डेटा हो जाएगा, तो ईयर में होगा वो। तो मुझे 1995 का डेटा चाहिए, तो बाकायदा मैं यहाँ से उठाऊंगा और 1995 के डेटा पर मैं आगे फर्दर एनालिसिस करूंगा, ठीक है ना, डेटा माइनिंग करूंगा, ट्रेंड फाइंड आउट करूंगा, इज नोन एज टाइम वेरिएंट। तो ये डेटा वेयर हाउस की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो टाइम स्टाम्प के साथ स्टोर होता है। तो ये हमारी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हुई। अगली आखिरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब हुआ कि जब मेरा डेटा आया किसी यूनिवर्सिटी से और वहां पर आकर स्टोर हो गया। अब स्टोर हो गया तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि अब इस डेटा में मैं कोई भी छेड़छाड़, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। अब ये परमानेंट हो चुका है। परमानेंट को ही हम क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल। जैसे कंप्यूटर साइंस में अगर मैं
हार्ड डिस्क की बात करूं तो हार्ड डिस्क का नेचर क्या होता है हमारा, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मीनिंग होता है कि वो परमानेंट वहाँ पर डेटा स्टोर हो जाता है, उसमें चेंजेस नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पर आपका एग्जाम आया, एग्जाम का रिजल्ट आया, रिजल्ट में आपके किसी सब्जेक्ट में कुछ गड़बड़ हुई तो वो डेटा तो परमानेंट स्टोर नहीं होगा, तो वहाँ पर आपको टाइम मिलता है, या तो आप रीचेकिंग करवा लो, रीवैल्यूएशन करवा लो, या एटीकेटी आई तो एटीकेटी दे दो। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, मतलब आपके सब्जेक्ट में मार्क्स में मॉडिफिकेशन हो सकता है। लेकिन जब रीवैल्यूएशन का टाइम खत्म हो गया और एटीकेटी का टाइम खत्म हो गया, उसके बाद जो आपका डेटा होगा वो परमानेंट स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जो आपका डेटा होगा वो हिस्टोरिकल डेटा हो जाएगा। अगर आप थर्ड सेम में हो या फिफ्थ सेम में हो या फर्स्ट सेम में हो, फर्स्ट सेम तो छोड़ दो, थर्ड या फिफ्थ सेम में या फोर्थ सेम में या सेकंड सेम में हो, तो पिछला जो भी सेम होगा वो हिस्टोरिकल हो चुका है, ठीक है ना। अब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। 10th की मार्कशीट के में मार्क्स आप चेंज नहीं कर सकते, वो हिस्टोरिकल हो चुका है। तो हिस्टोरिकल का मतलब ही हुआ यहाँ पर, हिस्टोरिकल का मतलब हुआ कि अब उसमें कोई भी चीज़ें चेंजेस नहीं हो सकती। 1857 की लड़ाई हुई तो 1857 ही बोलेंगे उसको अपन। 1947 में देश आज़ाद हुआ तो उसको 1947 ही बोलेंगे हम। तो वो हिस्टोरिकल डेटा हो चुका है और वो हमेशा किस टाइप का रहेगा, नॉन वोलेटाइल रहेगा। तो ये डेटाबेस की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जाम्पल के तौर पर कंपनी में कोई दिन भर का जो डेटा होगा, एग्जाम्पल के तौर पर कंपनी में जो दिन भर का डेटा होगा वो उनके लोकल डेटाबेस पर स्टोर होगा। शाम को वो अपने इस डेटा को, आज के डेटा को सेंट्रलाइज डेटा पर स्टोर कर देंगे, ताकि उसको कल का डेटा जो कहलाएगा वो हिस्टोरिकल हो जाएगा और उसको हम फर्दर एनालिसिस के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको डेटा वेयरहाउस का बेसिक फंडा समझ में आ गया और इस डेटा वेयरहाउस से ही हम डेटा को निकालेंगे और डेटा माइनिंग करेंगे। तो डेटा माइनिंग के लिए हमें डेटा वेयरहाउस का पढ़ना जरूरी है। इसका मतलब डेटा माइनिंग का सब्जेक्ट डेटा वेयरहाउस से रिलेटेड है या डेटा वेयरहाउस का सब्जेक्ट डेटा माइनिंग से रिलेटेड है। थैंक यू सो मच।